हेलो। मेरा नाम है हर्षदर्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से, जो भी 11th 12th पोर्शन दोनों का रहेगा। इससे पहले आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे जिसमें आप लोग 11th का पोर्शन और 12th का पोर्शन से देखे होंगे टॉप 50 क्वेश्चन। अभी हम लोग का फुल सिलेबस है, जिससे कि टॉप 50 नहीं 51 क्वेश्चन है इसमें। तो टॉप 51 क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। हम लोग को ऐसा फिजिकल पैरामीटर देखना है जिसका सेम डायमेंशन होगा। कोई भी क्वेश्चन पॉपअप करेगा, हम आपको 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम देंगे पढ़ने के लिए। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे, आप अपने कॉपी पे वहाँ सॉल्व करिएगा। तो हमको बताना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सेम डायमेंशन होता है। सेम डायमेंशन सबसे पहले देखते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो किसी भी चीज का अगर डेंसिटी होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उस चीज को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। तो एनर्जी अपॉन डेंसिटी। एनर्जी का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? ml2 t इनवर्स 1, सॉरी t इनवर्स 2। डेंसिटी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट? एल क्यूब। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2। और ये जो डायमेंशनल फार्मूला है, ये सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का। कैसे? तो यंग्स मॉडुलस होता है अपना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन लेस होता है, तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो डायमेंशन होगा बस स्ट्रेस का। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है ml t इनवर्स 2, और एरिया का होता है L2। तो यहां से इसका भी आता है ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2। यानी कि एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो यंग्स मॉडुलस से मैच करता है। तो कौन कौन सा वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा? तो एक होगा ए और दूसरा होगा फिजिकल क्वांटिटी डी। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें ए और डी दोनों ऑप्शन में हो, तो पहला ही ऑप्शन है जिसमें ए और डी दोनों ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, इसलिए उसको सुधार दिए हैं। अब उसको हम लोग देखते हैं फिर से। पार्टिकल है कोई जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम -2 i कैप प्लस जे कैप से 4 i कैप प्लस 3 k कैप पे। व्हेन अ फोर्स ऑफ 4 i कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, हाउ मच वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन हमको निकालना है। तो वर्क डन हमको होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमको दिया हुआ है 4 i कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमको आर से। तो यहाँ पहले हमको डेल्टा आर निकालना होगा कि फाइनल पोजीशन क्या था, उसमें से इनिशियल पोजीशन को घटाना होगा। तो 4 i कैप प्लस 3 k कैप, ये है अपना फाइनल पोजीशन। इनिशियल है अपना माइनस का 2 i कैप प्लस j कैप। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 3 k कैप। k कैप का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो k कैप एज इट इज रहेगा। माइनस का j कैप यहाँ पे एज इट इज रहेगा, क्योंकि j कैप का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बन जाएगा 2 i कैप। तो ये है अपना नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। इसको जब हम लोग फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप, इसका सम आना चाहिए। i कैप को i कैप से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, j कैप को j कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो i कैप को i कैप से करेंगे तो इसमें आ जाएगा 4 2 8, और j कैप को j कैप से करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो 8 - 3 आ जाता है अपना 5 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 जूल ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 10 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कोई भी स्प्रिंग का? वो होता है हाफ kx²। ठीक है, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज। हमको बोला है कि पहले 2 सेंटीमीटर से कोई भी स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्रेच किए हैं तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी वो की यू है, और जब हम लोग उस स्ट्रिंग को 8 सेंटीमीटर से खींच रहे हैं तो उसमें नया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा।
तो जब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो होता है u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हाफ कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, यानी कि u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। अगर u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, तो पहले इनिशियली 2 सेंटीमीटर का लेंथ खिंचाया गया था, फिर उसको हम लोग बाद में 8 सेंटीमीटर खींचे हैं। तो 2 से 8 सेंटीमीटर जाने में हम इसको 4 टाइम्स ज्यादा स्ट्रेच किए हैं। तो जब हम लोग u निकालेंगे तो u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो u जो हो जाएगा यहां से वो आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ u। क्यों? क्योंकि 4 एक फैक्टर था जिससे कि हम लोग स्ट्रेच किए हैं वायर को, तो उसी 4 का स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होता है u। तो u उसका 4 का प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर यहां से 16 u आएगा। ऑप्शन नंबर है इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेकेंड है, आप पढ़िए क्वेश्चन को। A mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle। यानी कि कोई एक मास है, मान लेते हैं ये है मास m है, इसको हम लोग को वर्टिकल सर्कल में घुमाना है विद द हेल्प ऑफ अ वायर। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। देखो, जब भी कोई मास को हम लोग वायर से पकड़ के और इसको सर्कुलर मोशन में करवाते हैं, तो वायर कहाँ पे टूटने का सबसे ज्यादा चांस है? वायर वहीं पे सबसे ज्यादा चांस है उसका टूटने का जहां पे उस पे सबसे ज्यादा टेंशन पड़ेगा या फिर सबसे ज्यादा लोड पड़ेगा। उस पे सबसे ज्यादा लोड कहाँ पे पड़ सकता है? मान लो यहाँ पे हम लोग वायर को लेके इसको घुमा रहे हैं, एक राउंड करने में वो कुछ ऐसा मोशन करेगा। तो हम लोग पहले ही बढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में कि जो लोएस्ट पॉइंट होता है, इस लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि एक तो यहाँ पे वेट mg डायरेक्टली लग ही रहा है, प्लस एक और फोर्स यहाँ पे लगता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होता है mv²/r। तो ये दोनों फोर्स मिला के यहाँ पे टेंशन को क्रिएट करता है। तो सबसे ज्यादा चांस होता है कि कोई भी सर्कुलर मोशन में घूमने वाला पार्टिकल अपने लोएस्ट पॉइंट पे ही टूट के और बाहर से बाहर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेंशन मैक्सिमम होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन। तो मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये बात तो नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पे एकदम उल्टा हो जाता है। क्या होता है? यहाँ पे अगर मास रहेगा तो नीचे लगता है mg, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लगता है mv²/r। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अपोज करता है, सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट टेंशन तो हो नहीं सकता है। द वायर इज हॉरिजॉन्टल, ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। द वायर इज एट लोएस्ट पॉइंट, यही ऑप्शन मैच कर रहा है कि जब लोएस्ट पॉइंट पर रहता है तो उस पर टेंशन मैक्सिमम होता है और वहां पे ब्रेक करने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए आप लोग, 10 सेकंड का टाइम है आपको रीड करने का क्वेश्चन को। चलिए। The center of mass of a system consisting of 10 kg particle and 20 kg particle separated by a distance of 1 meter measured from the 10 kg particle is nearly at the distance of। हमको बताना है कि दो पार्टिकल का सिस्टम है, एक 10 kg का है, एक 20 kg का है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर का, और ऑप्शन यहाँ सेंटीमीटर में है। तो मेजर्ड, अच्छा, हमको 10 kg का पार्टिकल से डिस्टेंस बताना है कि वो डिस्टेंस कितना होगा दोनों का सेंटर ऑफ मास का। तो हमको पता है कि एक्स सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालते हैं m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, इसी से हम लोग निकालते हैं। तो जिससे हमको डिस्टेंस निकालना रहता है हम उसको मान लेते हैं एट ओरिजिन। यानी कि मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, ये 10 kg का बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे 20 kg का बॉडी है, और हमको दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास कहीं मिलेगा, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में हम लोग को निकालना है। तो जिसके पॉइंट से निकालना है, यानी कि मान लीजिए हम लोग का रेफरेंस पॉइंट 10 kg है या फिर 20 kg है, जो भी मास रेफरेंस है उसको हम लोग मानते हैं कि वो ओरिजिन पे है। जैसे कि यहाँ पे हमको बोला है कि 10 kg पार्टिकल से निकालना है, तो हम इस पॉइंट को मान लेंगे ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0/0। ठीक है। तो अब हम निकालते हैं m1x1। तो m1 है अपना 10 kg, उसका x1 कितना हो जाएगा? 0, प्लस m2 है अपना 20 kg का मास, जो कि कितना दूर सेपरेटेड है? वो ऑब्वियस सा बात है, जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है तो दूसरा 1 मीटर ही होगा।
तो ये हो जाएगा 20 × 1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, वो हो जाएगा 10 + 20। तो यहां से आ जाएगा 20/30। इसको कट करेंगे तो यहां से आएगा 2/3। ये 2/3 क्या है? ये 2/3 का यूनिट है मीटर। इसको अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा 200/3 यानी कि 66.66। ऑप्शन ऐसा कोई है 66.66? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 है 67 सेंटीमीटर का, तो वही उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा फ्रॉम 10 kg पार्टिकल। ठीक है, तो इस ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जहां पे आपको यूनिट देगा मीटर में, लेकिन आंसर पूछेगा सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस। अब देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो हम लोग जानते हैं वहां पे क्या क्या इंड्यूस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आता है, सबसे पहले पैदा होता है वहां पे फोर्स। और जब भी फोर्स कोई डिस्टेंस पे लगता है, फोर्स एक्टिंग अलोंग डिस्टेंस, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या करता है? कोई फोर्स है जो कि आर डिस्टेंस पे लगता है, जो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने में हेल्प करता है। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो वहां सबसे पहला चीज फोर्स पैदा होता है, और फोर्स पैदा करता है टॉर्क को, यानी कि फोर्स एंड टॉर्क बोथ यहाँ पे एक्ट करता है, एक्सपीरियंस करता है जो भी ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है। यहाँ के केस में नीडल रखा हुआ है, तो नीडल वहां पे फोर्स और टॉर्क दोनों को एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अभी तक का सेशन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आपको 10 सेकंड देते हैं, क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल इज 400। व्हाट इज द क्लास ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल? देखो, ये आपको डाटा मिलेगा 12th के एनसीईआरटी बुक को जब आप पढ़िएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, तो आपको वहां पे दिखाएगा कि फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक पार्टिकल्स का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है, और क्वेश्चन हर साल इस एग्जाम में आता ही आता है। तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं कि इतना हाई जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है 400 के आसपास का है, वो सिर्फ एक ही मटेरियल पोजेस कर सकता है, जो कि है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वही इतना हाई रेंज ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को एडजस्ट कर सकता है, झेल सकता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग को ये सीखना चाहिए कि जितना भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है तीनों मटेरियल का, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तीनों को आप लोग को याद रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया है। जितना भी मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आता है, उसमें एक फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या तो पैरामैग्नेटिक, ये तीनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आना तय है, और मोस्ट प्रोबेबली फेरोमैग्नेटिक का ही आता है, क्योंकि उसी में सारा जितना भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो उसी का सबसे ज्यादा हाई होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल अच्छा है, आप लोग इसको सॉल्व करिए, आपको हम 15 सेकंड का टाइम देते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन से, सरफेस टेंशन का वहां क्वेश्चन आता है, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी का वहां क्वेश्चन बहुत आता है। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 10 N/m if a thin film of area 0.05 meter square is formed on the loop, the surface energy will be। देखो यहाँ पे क्या है, एक थिन फिल्म है, तो थिन फिल्म के कारण जो सरफेस एनर्जी आता है वो आता है 2 टाइम्स ऑफ T × A। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सरफेस एनर्जी फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर आप हमारा क्लास पिछले साल आप हमारा 50 क्वेश्चन वाला सेशन अगर आप देखिएगा, जो कि पिछले साल आया था, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि सरफेस एनर्जी से हम वहां पे भी क्वेश्चन डाले हैं, और आपके एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर में सरफेस एनर्जी पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो सरफेस एनर्जी पोर्शन को आप लोग इग्नोर मत करिएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ टेंशन इनटू एरिया होता है, कोई भी थिन फिल्म के लिए डबल हो जाता है सरफेस एनर्जी, बाकी चीज के लिए नहीं होता है, थिन फिल्म के लिए बस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दो सरफेस बनता है, एक आउटर सरफेस भी बनता है, एक इनर सरफेस भी बनता है, जो कि टेंशन को क्रिएट करवाता है वहां पे। तो 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू, हमको टेंशन पता है यहाँ पे 10 नैनोमीटर न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है,
एरिया यहाँ पे दिया हुआ है अपना 0.05। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 2 = 10 1 जूल। 1 जूल का कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर 4। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जरूर से जरूर सरफेस एनर्जी पोर्शन को आप लोग पढ़िएगा, सरफेस एनर्जी से क्वेश्चन आता है और मोस्ट प्रोबेबली वो थिन फिल्म का ही देता है, क्योंकि इकलौता उसी में ऐसा होता है कि सरफेस एनर्जी होता है जो डबल हो जाता है बाकी सारा केस के अलावा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इफ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल? देखो, काइनेटिक एनर्जी का हम लोग का पूरा सिलेबस में नहीं भी तो कम से कम 15 से 20 फॉर्मूला है। हर एक चैप्टर में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। कहीं पे ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट के थ्रू चलता है, कहीं पे हाफ एम वी स्क्वायर से चलता है। रोटेशन में 3 3 काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, टोटल काइनेटिक एनर्जी, सब चीज मतलब काइनेटिक एनर्जी से भरा हुआ है हम लोग का पूरा सिलेबस। तो सबसे पहला चीज, जैसी क्वेश्चन आए काइनेटिक एनर्जी का, उसमें हम लोग को सबसे पहले ऊपर वाला लाइन पढ़ना है कि उसमें क्या कांस्टेंट रखा गया है। जैसे इस केस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को माने हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, क्वेश्चन देने वाला टेम्परेचर कांस्टेंट कुछ सोच के दिया होगा। तो हम लोग देखते हैं कोई ऐसा फॉर्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का जिसमें कि टेम्परेचर आता है। तो काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग देखते हैं कोई भी पार्टिकल का, वो आता है 3/2 kb/t। ये आप लोग को पढ़ाया गया होगा थर्मोडायनेमिक्स में, जहां पे बोल्ट केबी क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जो कि काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करता है। तो 3/2 kb/t। केबी हम क्या बोले कि एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। जब 3/2, ये टर्म भी एक कांस्टेंट है। तो जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो साथ वाला टर्म भी कांस्टेंट है, उसके पहला टर्म भी कांस्टेंट है, यानी कि इस फॉर्मूला में कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। तो क्या टेम्परेचर चेंज करने, सॉरी, व्हाट इफेक्ट क्या होगा काइनेटिक एनर्जी पे? टेम्परेचर भी अपना कांस्टेंट है, प्रेशर इस इक्वेशन में आ ही नहीं रहा है। तो प्रेशर जब इस इक्वेशन में आ ही नहीं रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी तरह का चेंज आएगा ही नहीं। तो नो चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें प्रेशर का कोई टर्म आ ही नहीं रहा है, प्रेशर वाला कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो प्रेशर आप बढ़ाइए, घटाइए, कांस्टेंट रखिए, कुछ भी करिए, काइनेटिक एनर्जी को उससे कोई फर्क नहीं है। तो इस केस में वो कांस्टेंट रहेगा। तो देयर इज नो चेंज। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर का इक्वेशन को मॉडिफाई करना होगा, तो हम चाहेंगे इसको आप ट्राई करिए। हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोग को। आइडियल गैस का इक्वेशन इसमें दिया हुआ है कि P इज इक्वल्स टू रो, आपका डेंसिटी होगा RT/m0, वेयर रो एंड m0 आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, हमको रो और m0 यहाँ पे दो वेरिएबल दे दिया है। हमको बताना है कि ये रो और m0 है क्या। हम लोग सिंपली जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं? n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू RT। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं कि P के तरफ सिर्फ P रखना है, ठीक है, तो वॉल्यूम अपना नीचे आ जाएगा। तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं m/v इंटू 1/m0 इंटू RT। मास बाय वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी अपॉन m0 इंटू RT। क्या यही इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ सर, यही तो दिया हुआ है। तो ये रो क्या निकला हम लोग का? मास बाय वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी। तो ये हम लोग का मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी है नहीं, ये हम लोग का मास डेंसिटी है। दूसरा चीज क्या है? m0। m0 क्या है? मोलर मास है।
ऊपर वाला जो मास होता है वो होता है मास ऑफ गिवन पार्टिकल, नीचे वाला मास जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। तो हम लोग का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि रो दिखा रहा है हम लोग का मास डेंसिटी को और एम नॉट दिखा रहा है अपना मोलर मास को। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट इक्वेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 10 सेकेंड का टाइम है, आप क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। दो कॉपर वायर है, मास का रेशियो दिया हुआ है, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी रेशियो दिया हुआ है, आपको रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस बताना है। सर हम लोग लेंथ का तो पढ़े हैं, एरिया का तो पढ़े हैं, लेकिन ये मास रेशियो से रेजिस्टेंस निकालना तो अभी तक ऐसा कुछ सुने नहीं। तो आज सुन लेंगे, देखते हैं। सबसे बेसिक चीज क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो एरिया का तो हमको दिया हुआ है, हमको क्या चीज का नहीं दिया हुआ है, रो का और एल का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि मास जो होगा वो होता है रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, रो हम लोग, चलो ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी कोई भी, सॉरी पहले वॉल्यूम, हम लोग वॉल्यूम को कंसिडर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, और हम लोग का डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी को हम लोग डी से ही डिनोट करते हैं फिलहाल के लिए। अम, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मास जो होगा वो मास प्रोपोर्शनल हो जा रहा है लेंथ इंटू एरिया के। तो यहाँ से लेंथ का जो प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा मास अपॉन एरिया। यानी कि हम हमारा यहाँ से लेंथ वाला इक्वेशन निकल गया कि लेंथ जो प्रोपोर्शनल होता है वो होता है मास अपॉन एरिया के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ है जो मास अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल है, और एक एरिया यहाँ पे पहले से था। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं मास अपॉन एरिया इंटू एरिया हो जाएगा एरिया का स्क्वायर। अब हम लोग इक्वेशन को पुट करते हैं, मास का रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो ये हो जाएगा 2/1। एरिया नीचे है, नीचे एरिया का रेशियो क्या दिया हुआ है 1:2, तो यहाँ लिखेंगे 1:2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4/8, सॉरी 4×2 = 8/1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं किए हम सबसे पहले क्या किए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें कि R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए था, रो तो चलो अपना डेंसिटी है वो कांस्टेंट होता है, तो उसको हम लोग इग्नोर किए। वहां हम लोग का बच गया फिर इक्वेशन एल और ए का। तो एरिया का तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ था रेशियो कि 1:2 हम लोग का एरिया का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग को मेन निकालना था लेंथ का। तो हमको लेंथ का रिलेशन निकालने करने के लिए हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला पे जाना पड़ा। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मास का वहां से रिलेशन निकाले जिससे कि लेंथ का हम लोग का रिलेशन निकला है कि वो m अपॉन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उस चीज को बस हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, उससे जो इक्वेट करने के बाद जो हम लोग का सिंपल इक्वेशन बना है, हम लोग उससे अपना आंसर निकाले हैं जो क्या आया है 8:1। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आप लोग को, जरूरी नहीं है कि हमेशा इजी ही क्वेश्चन आएगा। इजी क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपका थोड़ा सा एनालिसिस करने वाला होता है, जो कि थिंक करवाता है आपके माइंड को कि आपका कितना अच्छा नॉलेज है। और वो सब रैंक सिलेक्टर क्वेश्चन होता है कि आप टॉप 10 में टॉप 5 में आते हैं कि नहीं, वो ये सब क्वेश्चन डिसाइड करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, एक सर्किट दिया हुआ है, थोड़ा आप लोग देख लीजिए, सर्किट को बना के देखिए क्या आता है। आपको आपको निकालना है इसमें करंट I1 करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, आपको इसको निकालना है। 10 सेकंड का टाइम है, आप देखिए करके इस क्वेश्चन को। चलिए हम ही करते हैं। करंट होता है जो भी ईएमएफ दिया हुआ है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ईएमएफ यहां से निकालना है। करंट का कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है इधर के थ्रू, सेम करंट का फ्लो ये सर्किट से इधर जाएगा और इधर से वापस आएगा। चलिए, एक इधर से ही फ्लो होगा, एक इधर से ही फ्लो होगा। तो यहाँ पे 2 ईएमएफ है। ठीक, 2 ईएमएफ होने के कारण क्या हो रहा है, और रेजिस्टेंस कितना ओम का है, 1 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, तो करंट I1 का यहाँ पे क्या फ्लो होगा, ये इधर से भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो दोनों उल्टा सर्किट ड्रॉ हो रहा है, यानी कि ईएमएफ जो होगा वो होगा E2 माइनस E1। यानी कि एक है 4 वोल्ट का, उसमें से एक माइनस हो जाएगा 2 वोल्ट का, डिवाइडेड बाय R, रेजिस्टेंस पूरा सर्किट में है 1 ओम का। तो 4 - 2 हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 1। तो यहाँ से आंसर आएगा 2 का 2 एम्पियर यहाँ पे आपका आना चाहिए।
अब ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि क्या ऑप्शन में है 2 एम्पियर। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 था अपना 2 एम्पियर, और यही है इसका आंसर। कुछ नहीं, इसमें नेट करंट निकालने के लिए बस आपको ईएमएफ रिजॉल्व करना था। 2 ईएमएफ था, उसको आप लोग रिजॉल्व किए, दोनों अपोजिट पोलैरिटी पे लगा हुआ था, इसीलिए आपको 4 - 2 करना पड़ा, और रेजिस्टेंस आपका 1 ओम का लगा हुआ था, तो उससे दिक्कत आपको हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंजेस लॉ, जितना भी लॉ आप लोग देख रहे हैं, जो कि लेंजेस लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, ये सब चीज होता है जो बेस्ड होता है अपॉन एनर्जी। आपका वर्क पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी क्या है, वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बना हुआ है। फिजिक्स का मैक्सिमम चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बनता है। जो चीज नहीं बनता है वो आप हम लोग के कोर्स को परचेज करिएगा तो आप लोग को वहाँ पता चलेगा। हम लोग का क्लास वहाँ चलता है, जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली अलग अलग टेबल बनवाते हैं कि कौन कौन सा चीज़ है जो एक्सेप्शन पार्ट में आता है, उस वो आप लोग को वहाँ से देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे है लेंजेस लॉ इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो बच्चे हमसे क्लास करते हैं वो लोग इस क्वेश्चन में या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार रीड करिए, 10 सेकंड आपको टाइम है, इस क्वेश्चन को रीड करिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ करंट कैरिंग हॉरिजॉन्टल कॉइल, व्हाट विल बी इट्स एक्सीलरेशन। कुछ नहीं, एक बार मैग्नेट है, मान लीजिए ऐसा कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है, इसको एक कॉइल से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। तो नॉर्मली ये क्या है, फ्री फॉल है, क्योंकि हम लोग इसमें वेलोसिटी तो दे नहीं रहे हैं। तो नॉर्मली जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हैं तो उसके पास एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी। ए नॉर्मली फ्री फॉल में, फ्री फॉल के केस का हम बात कर रहे हैं, फ्री फॉल के केस में ए जो होता है वो जी के बराबर होता है। लेकिन ये एक बार मैग्नेट है और ये कॉइल के थ्रू जा रहा है, तो जैसे ही कोई भी बार मैग्नेट कॉइल के थ्रू पास करता है तो वहां चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज होता है तो वहां जनरेट होगा फ्लक्स। तो जैसे ही फ्लक्स जनरेट होगा तो फ्लक्स ऐसे जनरेट होता है कि वो जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करे। यानी कि ये फोर्स मान लो नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो इसमें फ्लक्स कुछ ऐसा जनरेट होगा जो कि इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा, जो इस चेंज को अपोज कर सकता है। तो चेंज को अपोज करने के लिए ये जो कॉइल है जो इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, वो अपोजिट डायरेक्शन में इस पे कुछ फोर्स लगाएगा। कुछ फोर्स लगा रहा है, यानी कि कुछ एक्सिलरेशन से वो ऊपर की तरफ उसको ढकलेगा। यानी कि नॉर्मल फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आता है वो इस केस में थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉइल में इंड्यूस होगा ईएमएफ जो कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में ढकलेगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेस देन जी डाउनवर्ड्स। कॉइल तो नीचे गिरेगा लेकिन कम फोर्स पे गिरेगा। आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च करिएगा इससे रिलेटेड वीडियो की एप्लीकेशन ऑफ लेंजेस लॉ, तो वहां आप लोग देखिएगा एक स्टील का कॉइल, सॉरी एक स्टील का पाइप से मैग्नेटिक बॉल को गिराया जाता है और वो बहुत टाइम लेता है नीचे गिरने के लिए। वो इसी फेनोमेना के कारण, क्योंकि उसमें फ्लक्स का चेंज होता है, फ्लक्स का चेंज के कारण अपोज करता है बार मैग्नेट को नीचे गिरने से। गिरेगा वो जरूर नीचे ही, क्योंकि उतना वेट उसमें होता है कि वो नीचे तो गिरेगा ही, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है जो कि लेस देन जी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट इज यूटिलाइज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए, जो जो चीज हम लोग के सिलेबस में है उसमें एडी एडी करंट आता है। जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डैम्पिंग हम लोग के सिलेबस में है तो उसमें आता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स में आता है, इंडक्शन मोटर में आता है, डायनेमो हम लोग का सिलेबस से निकाला हुआ पोर्शन है। तो डायनेमो ही एक ऐसा चीज है जिसमें एडी करंट जनरेट नहीं होता है, मतलब एडी करंट का यूटिलाइजेशन वहां पे नहीं होता है। वो एक इकलौता चीज है जो कि है डायनेमो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि एक फ्री स्पेस है, इन फ्री स्पेस एन इलेक्ट्रॉन इज placed in the path of a plane electromagnetic wave, it will start moving initially along the direction of। अच्छा, कोई भी एक फ्री स्पेस में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग क्या किए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रखे हैं, तो वो कहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा, किसके तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, वो डायरेक्शन उसका क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज को। पूछा है इनिशियली,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनिशियली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, मैग्नेटिक फोर्स भी है। तो सबसे पहले हमने को निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होता कैसे, कितना कितना है। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई। Q है, ये चार्ज है, Q इंटू ई। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स का बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स होता है अपना Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B। हमसे क्या पूछा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मूवमेंट किसके थ्रू होता है। तो इनिशियल मूवमेंट, इनिशियल वर्ड जैसे ही आता है ना, वहां मानिए कि आपका पार्टिकल अभी भी रेस्ट पे है, वो स्टार्ट किया ही नहीं है। यानी कि पार्टिकल को मूव कराने के लिए हमको इनिशियली कौन सा फोर्स का जरूरत है। तो जहां पे V0 है, जैसे ही V0 होता है ना, वैसे मैग्नेटिक फोर्स पूरा जीरो हो जाता है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स पूरा जीरो हो गया तो इनिशियली उसको मूव कराने का जिम्मा, ठेका एक ही फोर्स लेगा, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स वाला। सेंटर ऑफ अर्थ नहीं होगा, इक्वेटर नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इकलौता फोर्स रहेगा जो कि इसको मूव करवाएगा इनिशियली। हम इनिशियल पोजीशन का बात कर रहे हैं। एक बार जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ वेलोसिटी इसके पास आ जाएगा, तो इसके पास अपने आप मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा, ये इनिशियल पूछा है इसीलिए हम बोले मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an electromagnetic wave, according to Maxwell, a time-varying changing electric field give rises to। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखिए कि ये पूछा है टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग चेंज जो होता है वो किसको राइज करवाता है। तो जो टाइम वेरिंग चेंज के कारण जो चीज जनरेट होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब भी आपका क्वेश्चन में आए कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, मैक्सवेल एक्सेल को आप इग्नोर करिए, बस टाइम वेरिंग वर्ड जैसे ही देखे, टाइम वेरिंग या फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप लोग देखिएगा, तो समझिएगा कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट का जनरेशन होता है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का प्रॉपर डिफिनेशन है। इस चीज को आप लोग रट जाइए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का डिफिनेशन से ही क्वेश्चन आएगा, इसका न्यूमेरिकल से उतना क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, to get exactly three images of a simple object, one should place two plane mirrors at an angle of। हमको बोला है कि यहाँ पे हमको तीन इमेज चाहिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग को जो दो प्लेन मिरर है उसको कितना डिग्री एंगल पे रखेंगे, ये हमसे ये पूछना चाह रहा है। कि मान लो हमारे पास दो प्लेन मिरर है, ये दो प्लेन मिरर का ये जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, जिससे कि इसके बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल 3 इमेज बनता है। 3 इमेज बन रहा है, यानी कि ये ऑड टर्म है। तो n जो होता है इसके टर्म्स में वो होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ये n क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है ऑड नंबर के लिए। तो ऑड नंबर है अपना 3, 3 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। माइनस 1 को उधर लेते हैं, तो माइनस 1 इधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4। तो 4 इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। थीटा यहां से आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि दो प्लेन मिरर को अगर हम 90 डिग्री पे रखते हैं तो उससे जो ऑब्जेक्ट हम रखे हैं उसका टोटल नंबर ऑफ इमेज 3 बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 90 डिग्री। कुछ नहीं, हमको n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला इसको यूज करना था नंबर ऑफ इमेजेस का, उससे हम लोग का आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। बोला क्या है, A man of height 1.6 meter wishes to see his full image in a plane mirror placed at distance 2 meter. The minimum vertical length of mirror should be। बोला है कि कोई एक मैन है जिसका हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है। पूछा है कि उस मैन को अपना पूरा इमेज देखना है, फुल इमेज, यानी कि सर से लेकर टो तक पूरा 1.6 मीटर जो उसका हाइट है उसको पूरा इमेज को देखना है। तो हम लोग एक प्लेन मिरर को प्लेस कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो मिनिमम वर्टिकल लेंथ ऑफ मिरर कितना होना चाहिए। सिंपल सा बात है, आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आपका पूरा हाइट देखने के लिए आपको कितना बड़ा मिरर चाहिए, तो हमको मेरा हाइट का हाफ लेंथ का मिरर चाहिए। मतलब 1.6 मीटर है, जितना दूर हम रखेंगे यानी कि 2 मीटर है, तो इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो जिसका जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका साइज ऑफ मिरर। यानी कि
जितना भी आपका हाइट है और जितना दूर आप मिरर को रखिएगा, उस दोनों टर्म्स को अगर आप डिवाइड करते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि कितना बड़ा प्लेन मिरर आपको चाहिए आपका पूरा इमेज देखने के लिए। इस केस में 1.6 मीटर हाइट था और 2 मीटर दूर हम उसको रखे थे, तो कुछ नहीं था, दोनों टर्म्स को बस डिवाइड करना रहता है, जो भी आएगा। तो इस साइज का प्लेन मिरर आपको चाहिए आपको पूरा इमेज देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका, यानी कि 0.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर अ स्लिट सेपरेट इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमसे पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस कितना हो सकता है जब हम लोग ट्वाइस वेवलेंथ ट्वाइस द वेवलेंथ का हम लोग फ्रीक्वेंसी का सोर्स यूज किए हैं, तो उसमें कितना आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस। कुछ नहीं करना है, यंग्स मॉडुलस का जैसे ही क्वेश्चन आया है आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। जितना भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जितना भी कुछ फॉर्मूला बना हुआ है, सारा फॉर्मूला इसी से डिराइव होता है। अब हम लोग इसमें पुट करके देखते हैं। इसमें जो डी दिया हुआ है, हमको डी दिया हुआ है 2 लैम्डा, तो ये है 2 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, इसको अगर हम लोग इक्वेट करें, लैम्डा से लैम्डा हट जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा ही हमारा n के बराबर होगा। हमको बस n का वैल्यू यहां से निकालना है। n क्या है? हम लोग का नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा है, तो साइन थीटा जो ऐसा चीज है उसका वैल्यू -1 से लेके +1 तक जाता है। और यहाँ पे क्या आया है अपना n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका पॉसिबल हो सकता है -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, +1 आ सकता है और +2 आ सकता है। यानी इतना नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है जिसमें हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा हुआ? साइन थीटा का तो वैल्यू -1 से +1 तक होता है, इसलिए ऐसा हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा है। यानी कि अब साइन थीटा का वैल्यू -2 से लेके +2 तक हो सकता है। इस बीच में जितना भी हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम बनता है वो इस कोऑर्डिनेट पे बनता है। अब बस हम लोग को जोड़ना है कि हम लोग को जोड़ना है कि ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितना है। तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो कि 5 देखने को मिल सकता है अगर हम ट्वाइस वेवलेंथ से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मतलब सेपरेशन का ट्वाइस वेवलेंथ अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हम लोग को नंबर ऑफ इमेजेस 5 मिलता है। कुछ नहीं था, डी साइन थीटा को एन लेमडा से इक्वेट करना था, वहां से जो इक्वेशन आ रहा था पॉसिबल नंबर ऑफ साइन थीटा का मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा देखना है। जितना पॉसिबल वैल्यू है उतना ही नंबर ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा या फिर इंटरफेरेंस आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, अब देखिए यंग्स डबल स्लिट से तो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता ही है एग्जाम में, लेकिन आप लोग को सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये एनालिसिस था पिछले बार का भी, पिछले बार तो इसमें वैसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार क्वेश्चन आने का उम्मीद है इसमें। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि द सेंट्रल फ्रिंज हैज नेग्लिजिबल विड्थ कंपेयर टू अदर्स। ये कोई सही टर्म नहीं है इसके लिए, नेग्लिजिबल नहीं होता है उसमें। ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, ये भी चीज नहीं होता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट में इतना ही फर्क है, हाफ हो जाता है सब चीज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारा फ्रिंज इसका सेम विड्थ का होगा, ये भी एक गलत ऑप्शन है। सेंट्रल विड्थ डू नॉट एग्जिस्ट, ये बात तो बिल्कुल गलत। सेंट्रल फ्रिंज होता है और उसमें विड्थ जो उसका जो विड्थ होता है वो डिटेक्टेबल होता है, मतलब हम लोग को दिखता है, पता चलता है कि हाँ उसमें सेंट्रल फ्रिंज है। तो ये बात भी गलत है कि नेग्लिजिबल होता है, ये तो बात एक बिल्कुल ही गलत होगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसमें सारा ऑप्शन गलत है, तो इसका सही ऑप्शन चौथा हो सकता है कि नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा 4 कि इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तीनों इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एटॉमिक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को केमिस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है, और ये एटॉमिक से ये क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं इसमें। क्या दिया हुआ, इफ रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज टेकन टू बी RAL देन द रेडियस ऑफ TE 53125 इज नियरली।
बोला है कि कोई भी एक न्यूक्लियस है एल्यूमिनियम का जिसको हम ReAl से डिनोट कर रहे हैं, तो ReAl के टर्म्स में हमको Te का भी न्यूक्लियस का साइज बताना है। तो हमको पता है कि रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं, कंपेयर करते हैं। तो R ऑफ T का कंपेयर कर देते हैं हम लोग R ऑफ एल्यूमिनियम से। तो यहाँ से देखते हैं R ऑफ T में A दिया हुआ है 125, तो 125 एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 होता है। कुछ नहीं, इसका 1/3 करना है। इसका 1/3 करेंगे तो 125 का 1/3 5 आता है, और 27 का 1/3 हम लोग का 3 आता है। तो यहां से निकला कि R ऑफ T जो होता है वो आएगा 5/3 टाइम्स ऑफ R ऑफ एल्यूमिनियम। तो R ऑफ T हम लोग का एल्यूमिनियम के टर्म्स में निकल चुका है। अब हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको बेस्ट सूट कर रहा है। तो 5/3 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि R ऑफ टेरियम को मैच कर रहा है। ये इस क्वेश्चन में भी रेडियस का क्वेश्चन आप लोग को हर साल देखने को मिलेगा, क्योंकि रेडियस मास नंबर से आपका 1/3 टाइम से प्रोपोर्शनल होता है, और इस पे क्वेश्चन आता है और आपको वो ऐसा वैल्यू देगा जो कि सॉल्व होने लायक रहता है। जैसे कि यहाँ पे भी 27 दिया और 125 दिया, तो 27 आपका 3 से सॉल्व हो जाता है, और 125 आपका 5 का 1/3 टाइम्स का वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। आपको इससे भी क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा यहाँ हर साल के पेपर में। इस टॉपिक से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता भी है, एक साल तो 3 क्वेश्चन भी आया है इस टॉपिक से। क्वेश्चन क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर अ सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है म्यू। इफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी 2 म्यू का अगर हम लोग वहां पे हम लोग डालते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो हमको पता है कि इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है एच म्यू, जो कि हम लोग दे रहे हैं -h/μ0। ठीक है, तो एच म्यू देखते हैं हम लोग कितना का दे रहे हैं। हम लोग दे रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ कट ऑफ से हम लोग उसको गिरा रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू0 -h/μ0 कितना है, तो दिया हुआ है अपना v के बराबर। ये v हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h/μ0। इससे ये सॉल्व हो जाता है, ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या इस टर्म्स में हमको आंसर दिया हुआ है? नहीं, आंसर तो मास और वेलोसिटी के टर्म्स में दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। यही बराबर होगा h/μ0 के। हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है कि यहाँ से कितना होगा। तो वेलोसिटी यहाँ से हो जाएगा h/μ0, 2 जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास नीचे की तरफ आ जाएगा, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ पे लग जाएगा रूट। यानी कि वेलोसिटी जो आ रहा है वो आ रहा है √2h/μ0 डिवाइडेड बाय m। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 2h/μ0 डिवाइडेड बाय m है? तो ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें है 2h/μ0 डिवाइडेड बाय m। कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगाना था, लास्ट में ½ mv² से इसको हम लोग को इक्वेट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पढ़िए इस क्वेश्चन को। देख के लग रहा होगा कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत बड़ा थ्योरी छुपा हुआ होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। करेक्ट कर रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट is a horizontal straight line indicating impedance which option describe this। हमको बोलना है कि एक कर्व है जो कि रिलेट कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से, और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है इसका इंडिपेंडेंस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से हम लोग का करेक्ट होता है? तो इसमें 2 चीज का बात किया है, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात किया है और एक इंसिडेंस का बात किया हुआ है, सॉरी इंटेंसिटी का बात किया हुआ है। सिंपल सा बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से रिलेटेड होता ही नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई मतलब ही नहीं है कि इंटेंसिटी से क्या हो रहा है। तो एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को सेपरेट कर सकते हैं कि इंटेंसिटी पे तो प्रोपोर्शनल होता नहीं है, तो एक आई वाला चीज तो हटा देते हैं, आई वाला चीज हटा देते हैं, आई वाला चीज हटा देते हैं, तो एक ही ऑप्शन बनता है जहां पे इंडिपेंडेंस है, वो की आई का है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को हम लोग एक्सिलरेट किए हैं रेस से टू द सेम काइनेटिक एनर्जी। हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का दोनों का रेशियो बताना है।
तो हम लोग को डी ब्रॉगली वेवलेंथ में बहुत सारा हम लोग को लैम्डा का इक्वेशन आता है, लैम्डा। तो इसमें हम लोग को वैसा फॉर्मूला को देखना है जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ हो। तो ऐसा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो, तो वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2m ke। यही डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जो फॉर्मूला आता है लैम्डा का, जिसमें काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। अब इसमें सेम क्या क्या है हम लोग को देखना है। तो हम लोग को देखना है कि एक सेम तो काइनेटिक एनर्जी है, तो टू एक वेरिएबल है, सॉरी टू एक कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को हटा देते हैं और एच को हटा देते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम आ रहा है। कुछ नहीं करना है अब हमको, बस दोनों का मास को हम लोग का रेशियो ले लेना है। जो भी उसका मास का रेशियो आएगा वही उसका लैम्डा का भी रेशियो होगा। तो प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का 4 का मास हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1, ये आ जाएगा 2:1। 2:1 का कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं है, लैम्डा जो जितना भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है, इसमें आपको केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एटॉमिक में क्वेश्चन डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आप लोग को देखने को मिलता है, और फिजिक्स में भी चैप्टर आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम इसमें इंक्लूड करके रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हम बनाया है, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हम आप लोग को 15 सेकंड का टाइम देते हैं। कुछ नहीं, इसमें भी हमको रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन हर साल ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप लोग को क्लास 12th में जब आप लोग बोर्ड्स का तैयारी करते होंगे, उस टाइम भी इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताया गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कोई भी ऑर्बिटल में कैसे रिलेटेड रहता है। तो हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए और जरूर कमेंट करिएगा कि इसमें इस ऑप्शन का क्या होगा, सॉरी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 10 सेकंड का टाइम हम दे रहे हैं आपके लिए, जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन को पढ़ के। इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का पूछा है, लेकिन हम चाहेंगे आप लोग पोटेंशियल एनर्जी का भी रेशियो इसमें इंक्लूड करके बताइए। यानी कि आप लोग को जो रेशियो हम बताने के लिए बोल रहे हैं, आप बताइए काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को पढ़ाया गया है ना, जैसे मैंने भी कहीं से पढ़ा था, पढ़ाया गया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो रिलेटेड होता है ऐसे कि काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, टोटल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ग्रेविटेशन में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी नेगेटिव है, यानी कि वो सिस्टम के अंदर बाउंडेड है। हम लोग सब जितना भी इस अर्थ पे जितना भी पार्टिकल प्रेजेंट है, जितना भी जीव है, सब बाउंडेड सिस्टम पे है। इसीलिए हम लोग सबका टोटल एनर्जी नेगेटिव आता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं तो उसमें भी देखिएगा हम लोग नेगेटिव का साइन का यूज करते हैं। वो ये चीज बताता है कि हम लोग सब बाउंडेड है अर्थ का सिस्टम से। वरना क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता ना, हम लोग अगर बाउंडेड नहीं होते सिस्टम से तो अभी स्पेस में इधर उधर हम लोग उड़ते दिखते हैं। इसीलिए बाउंड होना बहुत जरूरी है। अगर आप बाउंड होके नहीं रहते हैं तो इधर उधर उड़ते रहिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी है 1 अगर मान लेते हैं, तो टोटल एनर्जी कुछ नहीं होता है, माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है सर 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी -1 है, तो ये हो जाएगा -2। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में तो पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो अगर देखें तो 1:-1, ये ऑप्शन बेस्ट सूट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक रेशियो का क्वेश्चन। अब आपको रेशियो बताना है वेवलेंथ का फॉर द लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज टू द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन, बार्मर, पास्चर, बैकेट, पीफर्ड, ऐसा सीरीज आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो वहां से आप लोग को बस रेशियो बताना है कि दोनों का वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा। रेशियो कैसे वेरी करता है? तो रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला जो है वो होता है R(Z²) 1/n²। जो भी डेल्टा n1 माइनस n2 जो भी आपका टर्म यूज होता है, हम ये चीज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको बस यहाँ पे ये बताना है कि r एक कांस्टेंट होता है, z इसमें वेरी करेगा नहीं। क्यों वेरी नहीं करेगा z? क्योंकि यहाँ एक ही एटम के अंदर में हम लोग बार्मर सीरीज भी देख सकते हैं, लाइमन सीरीज भी देख सकते हैं। तो यहाँ एटम चेंज कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे z का कोई मतलब है नहीं, वो भी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो लैम्डा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। n क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा।
बामर सीरीज का अगर हम N1 का बात करेंगे तो बामर सीरीज में N1 होता है अपना 2। ये है बामर सीरीज के लिए। अगर हम लाइमन सीरीज का बात करें तो लाइमन सीरीज सर हम लोग का फर्स्ट ही ऑर्बिटल से स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट ही ऑर्बिटल पे वो टर्मिनेट करेगा, तो N1 यहाँ पे हो जाएगा 1। अगर हम लैम्डा ऑफ बार्मर अपॉन लैम्डा ऑफ लाइमन का रेशियो लें तो वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4:1। 4:1 का कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन 4 ऑप्शन है तो इसको हम लोग 4/1 को 4 भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि बार्मा सीरीज जो है वो कि N2 से टर्मिनेट करता है और लाइमन सीरीज N1 से हम लोग का स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन है कि फॉर द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ एनी एटॉमिक न्यूक्लियस विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड। कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियस में अगर हम लोग को स्टेबिलिटी चाहिए तो कौन सा क्राइटेरिया उसका सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहला चीज दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शुड बी लेस। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? देखो, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी को किसी से सेपरेट करने में हमको जितना ज्यादा ताकत वहां लगाना पड़ेगा, यानी कि वो लोग दोनों बहुत ज्यादा स्टेबल था तभी हमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कोई भी मॉलिक्यूल का ज्यादा है, इसका मतलब है उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो लोग को अलग करना मुश्किल है। तो लेस होने का तो कोई बात ही नहीं उठता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शुड बी मोर, यही ऑप्शन बेस्ट सूट है। क्यों? जहां पे स्टेबिलिटी होगा वहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, वहां हम लोग को ज्यादा मेहनत करना होगा सेपरेट करने के लिए। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। हाय, हाँ, पूछा है फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़िए। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट्स आर डोपेंट्स। ठीक है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आपका मेजॉरिटी कैरियर हो ही नहीं सकता है। पी टाइप को आप पॉजिटिव टाइप मानिए। देखिए, पी टाइप है उसको आप पॉजिटिव टाइप मानिए, एन टाइप को आप नेगेटिव टाइप मानिए। नेगेटिव टाइप का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे हमसे पूछा है पी टाइप का, तो इलेक्ट्रॉन का तो हम लोग बात कर नहीं सकते हैं, हम लोग बात करेंगे होल्स का। तो होल्स यहाँ मेजॉरिटी कैरियर हो सकते हैं, और जब भी पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर होता है तो वहां जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, सॉरी, वहां जो हम लोग डोपेंट का यूज करते हैं वो एक ट्राइवेलेंट डोपेंट का हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का जब हम लोग का बुक आप परचेस करिएगा या फिर आपके अगर पास होगा तो आप लोग वहां पे नोटिस करिएगा, ये ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट डोपिंग से बहुत क्वेश्चन आता है। होल्स से तो कम क्वेश्चन आता है, होल्स का जनरली पूछता नहीं, लेकिन हम फिर भी हम इंक्लूड कर दिए कि आप लोग के नॉलेज के लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन ये डोपिंग कि कौन सा सेमीकंडक्टर में किसका डोपिंग करते हैं, इस क्वेश्चन को हर ईयर या फिर हर एक ऑल्टरनेट ईयर में रिपीट करता है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा कि जनरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राइवेलेंट एटम से डोपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? अ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द करंट इन द सर्किट विल बी। हमको बोला है कि हम कोई भी सेमीकंडक्टर, एक पीस ऑफ सेमीकंडक्टर है, उसको हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब कोई भी, मान लीजिए एक वोल्टेज है, उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा सीट को जोड़ दिए हैं और उसको चला दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे करते, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें हीट लॉस होता है, हीट लॉस के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है सर्किट का। तो सर्किट में जब हम लोग का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट इन द सर्किट क्या होगा। देखो, सेमीकंडक्टर किस चीज पे वर्क करता है? सर, सेमीकंडक्टर वर्क करता है कि इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और वहां से वो कूद फांग करता है, करंट का फ्लो करवाता है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे सोलर सेल, सोलर सेल में क्या होता है, फिर उसको धूप में रखते हैं, धूप से उस पर एनर्जी गिरता है, एनर्जी गिरता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो कूद फांग करता है, वहां से करंट का फ्लो करवाता है। तो ये चीज यहाँ भी तो होगा। टेम्परेचर तो हम यहाँ पे ही बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे भी डाल रहे हैं। तो अगर हम लोग फॉर्म ऑफ एनर्जी को डाल रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो करंट वहां पे इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो और एक्साइट होते जाएगा, वो
ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी को बैरियर को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। तो यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हम लोग का, वैसे वैसे करंट इंक्रीज करता है सेमी कंडक्टर के केस में। क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट को कैरी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोलता है कि इन एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड कॉन्फ़िगर इज। अच्छा, आप लोगों को बताया गया होगा कि दो टाइप का बैंड होता है कोई भी मटेरियल में, कंडक्टर का, इंसुलेटर का, सेमी कंडक्टर का। आपको बताया होगा कि नीचे होता है वैलेंस बैंड, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। तो कौन सा मटेरियल है ये? सर ये है मटेरियल इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर का कभी भी कोई भी मटेरियल अगर कंडक्ट करा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसका कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन भर के होना चाहिए, क्योंकि नाम ही कंडक्शन बैंड ही कंडक्ट कराता है। तो कोई भी डिवाइस हो, कोई भी मटेरियल हो, अगर उसका कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो वो करंट को कैरी करवाएगा, वो चार्ज को कैरी करवाएगा। लेकिन यहाँ जो मटेरियल दिया हुआ है वो है एक इंसुलेटर। तो क्या इंसुलेटर चार्ज को कैरी करवाता है? तो नहीं कराता है। तो यहाँ देखने को क्या मिलेगा कि इंसुलेटर चार्ज को कैरी कराएगा नहीं, यानी कि इसका कंडक्शन बैंड खाली होगा, एम्प्टी होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, बिल्कुल गलत है। कंडक्शन बैंड इज फिल्ड, बिल्कुल गलत है। हाँ, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, एक ऑप्शन तो हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जब सर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो भाई जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, सब वैलेंस बैंड में भरा हुआ रहता है। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी नहीं, ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में इसका भरा हुआ रहता है। तो ऑप्शन देखते हैं कि वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, पार्शियली नहीं कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन को सूट करता है। ये किसके लिए है? ये है फॉर इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an n-type semiconductor, the electrons are majority charge carrier, but the bulk material does not exhibit any net negative charge. The reason is, हमको बोला है कि कोई भी सेमी एन टाइप सेमीकंडक्टर में, नहीं कि नेगेटिव टाइप जो भी हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, लेकिन जो बल्क मटेरियल होता है वो एग्जिबिट नहीं करता है, एनी नेट नेगेटिव चार्ज को एग्जिबिट नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि बस इसका नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि एन मतलब नेगेटिव है। ये पी और एन कुछ चीज को डिनोट नहीं करता है, पी से पॉजिटिव एन से नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो हमसे जो इसका पूछ रहा है, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? इसका मेन रीजन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइजेस विथ होल्स, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल ना, मोबिलिटी हाई भी हो सकता है, अगर हम हाई एनर्जी से उसको गिरवाते हैं तो उसमें मोबिलिटी हाई भी हो सकता है। और क्या है? द डोपेन एटम एंड द पेरेंट मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिल्कुल सही बात है। हम जिस चीज से डोपिंग करवा रहे हैं और जो मटेरियल है जो कि प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से न्यूट्रल है, तो ही वो नो सॉरी नेट नेगेटिव चार्ज वहां पे जीरो हो सकता है। यानी कि जो मटेरियल हम लिए हैं और जिस मटेरियल का हम लोग डोपिंग कर रहे हैं, मान लो कोई हम लोग ट्राइवेलेंट मटेरियल ही लिए और उसको ट्राइवेलेंट से ही डोपिंग करवा दिए, तो उसमें क्या होगा? सॉरी, ट्राइवेलेंट अनायन से अगर हम लोग डोपिंग करवा देते हैं तो उसमें क्या होगा? दोनों का ट्राइवेलेंट एक दूसरे से मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, वहां पे जीरो नेट नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बेस्ट सूट कर रहा है कि डोपेंट एटम और पेरेंट मटेरियल दोनों का दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तभी ये पॉसिबल है। बहुत लोग को लग रहा होगा कि ये ऑप्शन भी सही है सर, कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा होल्स को। बाबू करता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर सकता है। कोई भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसंट्रेशन सेम नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा होगा या तो होल्स ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम कोई मटेरियल है जिसमें होल्स ज्यादा है, उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल को डाल देंगे तो दोनों एक दूसरे को मिला के न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन एक ही मटेरियल खुद को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ आएगा नहीं। लेकिन डोपिंग मटेरियल और पेरेंट मटेरियल दोनों अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो वहां पे नेट नेगेटिव चार्ज जीरो आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बेस्ट सूटेड है। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट विथ इनपुट ए एंड बी कनेक्टेड टू अ नॉर गेट हुज आउटपुट इज इन्वर्टेड एक्स। अच्छा,
क्या किया है कि ए और बी का कोई गेट है, उसको हम लोग पहले नॉर गेट से जोड़ा गया है और फिर जो उसका आउटपुट आया है उसको भी इन्वर्टेड कर दिया है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा कर दिया है, इन्वर्टर लिख दिया है, ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड कर दिया है। यानी कि नॉर गेट का क्या होता है, तो ए प्लस बी यहाँ पे होगा, नॉर गेट आने के कारण एक बार लग जाता है और फिर जो आउटपुट आया है उसमें इन्वर्टेड किया हुआ है, तो यानी कि एक और बार आ जाएगा। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी किसके जैसा बिहेव करता है, ए प्लस बी सर और गेट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं और गेट ऑप्शन में है क्या, और गेट ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं किया, दो नॉर गेट, ऑब्वियस सा बात है और ही गेट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, starting from the center of earth having radius r, the variation of acceleration due to gravity g with distance r is correct। अच्छा, हमसे पूछा है कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होता है वो कैसे वेरी करता है आर से। आर क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस होता है। ऐसे मानते हैं हमारा गोला ये है, गोला के अंदर कुछ रेडियस होगा, तो गोला का सेंटर से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे जो जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जब हम लोग गोला के अंदर से सरफेस तक आते हैं, जैसे ही सरफेस पे हम लोग आ जाते हैं, सरफेस से बाहर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो वहां पे जो जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से वेरी करता है। आप लोग इस चीज को ऐसे समझिए कि अर्थ का सेंटर से अगर हम लोग सरफेस की तरफ आते हैं तो हम लोग का जी बढ़ता है, सरफेस पे जी मैक्सिमम होता है। लेकिन सरफेस के बाद जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं, इसलिए तो हम लोग देखे हैं कि स्पेस में जो लोग जाते हैं वहां पे जी होता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं ना, वहां जी का वैल्यू कम होता है। और कैसे कम होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से वेरी करता है। अब हम लोग देखते हैं इसका कौन सा आंसर से मैच करता है। तो लीनियरली इंक्रीजेज अप टू आर देन पैराबोलिकली डिक्रीजेस। पैराबोलिकली इंक्रीजेस थ्रू आउट, ये तो हो नहीं सकता है। कांस्टेंट अप टू आर, कांस्टेंट नहीं होता है, प्रोपोर्शनल होता है आर के। देखते हैं, लीनियरली इंक्रीजेस अप टू आर देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये सही बात है। ये एक ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आर पे नहीं वैलिड करता है, वो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये ऑप्शन को हम लोग नहीं माने। ये क्वेश्चन नंबर 33 आई गेस 34 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जो भी क्वेश्चन नंबर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल आया है तो हम सोचते हैं कि आप लोग ट्राई करिएगा इस न्यूमेरिकल को। कुछ नहीं है, एक बॉडी का वेट दिया हुआ है, 200 न्यूटन का वेट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जी, अच्छा पहले आप लोग ट्राई कर लिए इस क्वेश्चन को, हम आपको 10 सेकंड देते हैं, 10 सेकंड में आप ट्राई करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े कि जी वेरी करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर से, ठीक है। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, हम लोग क्या किए हैं, हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर गए हैं हाफ डिस्टेंस पे। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो अगर आर बाई 2 डिस्टेंस पे गए तो जी वहां पे कितना होगा, तो सर जी भी वहां पे जी बाई 2 हो जाएगा। तो जी बाई 2 डिस्टेंस पे हमको कितना बताना है, वेट बताना है। तो शुरू में एम जी है, एम जी बराबर है 200 न्यूटन के। अब हम क्या किए, एम तो वही है, बस जी को जी बाई 2 कर दिए हैं। तो जी बाई 2 करने से क्या हो जाएगा, 200/2 हो जाएगा। 200/2 कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। यानी कि अब जो वेट आएगा वो आएगा 100 न्यूटन का। सिंपल सा बात है। लेकिन यही चीज अगर बोलता है कि हम लोग अर्थ का सरफेस से आर डिस्टेंस ऊपर गए हैं, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, फिर हम इसको रिलेट करते हैं कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि वो अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है, यानी कि अर्थ के अंदर जा रहा है, और अर्थ के अंदर जो स्मॉल जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर से वैलिड सॉरी वेरी करता है। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बनाते हुए इसको हम डायरेक्टली भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि आर बाई 2 पे जो अपना स्मॉल जी आएगा वो जी बाई 2 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। हमेशा स्केप वेलोसिटी से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, या तो डायरेक्टली पूछ देगा कि स्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, या तो हाफ ऑफ स्केप वेलोसिटी कितना होता है, आपसे किलोमीटर पर सेकंड में, सॉरी किलोमीटर पर आवर में, या फिर मीटर पर सेकंड में, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर वो किलोमीटर पर आवर में ही पूछता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए कि if a body is thrown from earth surface at a speed equal to triple times of escape velocity, then at what speed will it move in interstellar space। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर हम अर्थ का सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट को 3 टाइम्स ऑफ escape velocity स्पीड से अगर हम लोग फेंकते हैं, तो वो इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो कितना स्पीड से बढ़ रहा होगा।
तो वो देखते हैं, तो इसका हम लोग निकालते हैं कि जो v इनफाइनाइट होता है वो होता है रूट अंडर जो भी v स्क्वायर जिस वेलोसिटी से हम लोग फेंके हैं माइनस ऑफ इसके वेलोसिटी का स्क्वायर। देखते हैं रूट अंडर वी स्क्वायर कितना वी से हम लोग फेंके हैं तो 3 टाइम्स ऑफ इसके वेलोसिटी से हम इसको फेंके हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस ऑफ वी स्क्वायर है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 9 वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 8 वी स्क्वायर। रूट को हटाने के लिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ वी। यानी कि इतना स्पीड से वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा होगा। तो यानी कि 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ वी। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, 2 रूट 2 टाइम्स, वही इसका सही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमेशा देखने को मिलेगा। हमारे टेस्ट सीरीज में भी हम लोग इस क्वेश्चन को रखते हैं ना, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है ग्रेविटेशनल चैप्टर से जो आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, ये आपको लग रहा होगा कि ये एक थ्योरेटिकल सॉरी न्यूमेरिकल नहीं है, ये बस थ्योरी थ्योरी से हो जाएगा। नहीं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और अच्छा खासा न्यूमेरिकल इसमें यूज होता है। तो आप बेटर है इसको रीड करिए। क्वेश्चन है, if the load on wire increases such that its new stress is twice the previous value, then the new value of Young's modulus। हमको बोला है कि वायर को ऐसा स्ट्रेच किए हैं कि उसका जो स्ट्रेस है वो डबल हो गया है प्रीवियस पार्ट से। तो अब उसमें यंग्स मॉडुलस का वैल्यू कैसे वेरी करेगा? तो इसमें वेरी करेगा ही नहीं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। एक बार जो मटेरियल बन गया उसका यंग्स मॉडुलस फिक्स हो जाता है। वो यंग्स मॉडुलस कुछ भी हालत में चेंज नहीं होगा, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाइए, स्ट्रेस बढ़ाइए, स्ट्रेन बढ़ाइए, खुद कूद जाइए उस वायर पे, यंग्स मॉडुलस कभी भी चेंज नहीं होगा। एक बार जो मटेरियल का यंग्स मॉडुलस हो गया वो हमेशा उसका लाइफ टाइम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यंग्स मॉडुलस एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ना कि कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो फिजिकल क्वांटिटीज से चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यंग्स मॉडुलस अपना वेरी नहीं करता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई भी कंडीशन में यंग्स मॉडुलस वेरी नहीं कर सकता है, तो ये रिमेन्स द सेम। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म ये न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करिए, 10 सेकंड का टाइम आपको देते हैं। एक कार है जो कि a car at rate accelerate uniformly to a speed इतना, अच्छा, इन 20 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज, डिस्टेंस हमको निकालना है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेट किया है, ठीक है निकालते हैं। सबसे पहला चीज, लेकिन दिक्कत क्या है सर? सर यहाँ पे 144 किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 के टेबल से ये 144 कट जाएगा, ये 8 टाइम्स में आएगा, तो 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो स्पीड है वो अपना है 40 मीटर पर सेकंड। अब बस हमको एस निकालना है। सर एस होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर यहाँ ए का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो फिर एस कैसे निकालेंगे? तो बाबू एक और तरीका होता है ना जिससे हम एस को निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है कि अगर हम कोई भी चीज का एवरेज वेलोसिटी ले लें और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी हमको जो डिस्टेंस देगा वो भी ऐसे ही आता है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर? एवरेज वेलोसिटी होता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। हाँ बाबू बिल्कुल होता है। तो इनिशियली क्या है, वो रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0। फाइनल वेलोसिटी अभी हम लोग कन्वर्ट किए हैं कि वो 40 होता है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना है, 20 सेकेंड के लिए चला है, 20 से ये काट देते हैं 10 टाइम्स में, ये हो जाएगा 40 × 10 जो कि हो जाएगा 400। अब 400 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, 400 मीटर। इजी क्वेश्चन है कि जहां पे हम लोग एक्सीलरेशन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है वहां हम एवरेज वेलोसिटी से भी अपना डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से करते हैं, ये क्या है एवरेज वेलोसिटी, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है एवरेज वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक मिनट इसको चेंज करने दो यार। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन
इसी क्वेश्चन पे था ना, क्वेश्चन नंबर 39 है ना, नंबर 39, हाँ चलो ठीक। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से अपना सेशन 39 से। A particle moving along a straight line OX at time t second, the distance x of the particle from 0 is given by x is equals to 40 plus 12t plus t cube, sorry minus t cube. How far would the particle travel before coming to rest? पूछा है कितना दूर चलेगा रेस्ट में रुकने से पहले, तो हम लोग इसी चीज को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो x हमको जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं dx बाई डी टी, तो इससे हमारा वेलोसिटी निकलेगा। वेलोसिटी कितना निकल जाएगा, तो 40 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 12t का हो जाएगा 12, टी क्यूब का हो जाएगा माइनस का 3t स्क्वायर। बोला है कि रेस्ट पे आया है पार्टिकल, रेस्ट पे आया इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो गया है। 0 हो गया तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे कि हम 3t स्क्वायर जो हो जाएगा वो 12 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा √4, जो कि हो जाएगा 2 सेकेंड। यानी कि 2 सेकेंड लगा पार्टिकल को रेस्ट पे आने के लिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में टाइम थोड़े ना पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना डिस्टेंस पे रुकेगा। तब हम लोग निकालेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने का क्या जरूरत है इसमें, इसमें हमको डायरेक्टली एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, हम इसको पुट कर लेते हैं। तो हमको जो आंसर आएगा, मेरा जो एक्स वो चला है वो है एक्स 2 सेकेंड पे, और एक्स जो 0 पे था उसको हम माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितना डिस्टेंस चला है। तो एक्स 2 सेकेंड पे कितना है, 40 का तो 40 रहेगा, प्लस 12 इंटू 2 सेकेंड का मोशन है, प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस है, माइनस 2 का क्यूब। ये है x इज इक्वल टू 2 पे, माइनस x इज इक्वल टू 0 पे, ये टर्म 0 ये टर्म 0, बचेगा बस 40। तो भैया 40 से 40 तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, यहां से ये आ जाएगा 16 मीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि वो 16 मीटर चलेगा। उसको हम लोग निकालने के लिए कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ से वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी से हमको पता चल गया कि वो कितने देर बाद वो रुकने वाला है, तो टाइम पीरियड हमको पता चल गया। बस हम टाइम पीरियड को ये जो इक्वेशन दिया था उसमें वैल्यू पुट किए, हम लोग का आंसर आ गया सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आइडियल गैस का क्वेश्चन, आइडियल गैस का आपका इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। In a vessel, an ideal gas is at a pressure P. If the mass of all molecules is halved, अच्छा मास को हम लोग क्या किए हैं, मास को m/2 कर दिए हैं, एंड द स्पीड इज डबल, v को हम लोग 2v कर दिए हैं, देन द रिजल्टिंग प्रेशर विल बी। सबसे पहला बात, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो सर प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर का। तो हम लोग क्या किए हैं, मास को हाफ कर दिए हैं, तो पहले अगर p था, मास को हाफ किए तो वो हो जाएगा m/2, वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, यानी कि 2v का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mv/2 है, और 2 2 जो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ mv हो जाएगा। तो पहले का जो प्रेशर, ये स्क्वायर भी है सॉरी, पहले का प्रेशर था mv स्क्वायर पे, अब जो p डैश आया है वो है 2 टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर, यानी कि जो प्रेशर है वो अब 2 टाइम्स ऑफ p हो गया है। तो 2 टाइम्स ऑफ p का कोई ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन है। प्रेशर मास और वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर से। आप लोग प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का जब इक्वेशन देखिएगा तो आपको वहां से पता चलता है कि कैसे रिलेटेड होता है। क्या होता है प्रेशर काइनेटिक एनर्जी का, कि 1/3 स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v स्क्वायर इंटू mv। यहां से m और v स्क्वायर का इक्वेशन निकलता है कि प्रेशर इसके प्रोपोर्शनल है, ये सब चीज कांस्टेंट होता है। और आपको अभी भी हम बोल रहे हैं, इसको चीज को याद रखिएगा कि प्रेशर मास और वेलोसिटी का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हम यहाँ लिखे हुए हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना इजी नहीं होता है, इजी है भी तो आप याद नहीं रख सकते हर टाइम को। तो इस सब चीज को आप मेमोराइज करके रखिए, रट करके रखिए, ताकि आपको हमेशा फॉर्मूला ना देखना पड़े बड़ा बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ सेंटीग्रेड स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 45 डिग्री सेंटीग्रेड, द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द केल्विन स्केल इज। तो भाई ये फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन तो हम नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि हर एक एग्जाम वाला ना इस क्वेश्चन को अलग अलग से मोड़ के पूछता है।
लेकिन सब में एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर चेंज होगा डिग्री सेंटीग्रेड में वो बराबर होता है टेम्परेचर चेंज इन डिग्री इन केल्विन। यानी कि जितना भी टेम्परेचर हम सेल्सियस में चेंज करते हैं सेम चेंज हमको केल्विन में भी दिखने को मिलता है। तो मान लो अगर हमको सेंटीग्रेड स्केल पे 45 डिग्री का फर्क आया है तो केल्विन स्केल पे भी हमको सेम चीज का फर्क आएगा जो कि होगा 45 केल्विन का। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स प्राइमरीली अपॉन। हमसे पूछा है कि थर्मल एक्सपेंशन का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो किस मटेरियल का वो किस पे डिपेंड करता है। तो भाई देखते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का क्या चीज होता है। लेंथ पे थर्मल एक्सपेंशन, क्या ट्रेन का पटरी को ज्यादा लंबा कर देंगे तो ज्यादा एक्सपेंड करने लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। एरिया, एरिया पे भी नहीं। जब लेंथ और एरिया पे नहीं क्रिएट किया तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो जब यही दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है तो वॉल्यूम पे तो डिपेंड कर ही नहीं सकता है। तो इकलौता चीज यहाँ पे बचता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। सर नेचर ऑफ मटेरियल तो समझ में आता है कि जो मटेरियल जितना ज्यादा गर्म होने वाला रहेगा उतना ज्यादा उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल तो सही है, लेकिन ये टेम्परेचर कहाँ से आया। तो बाबू जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगा जितना ज्यादा ठंडा पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग थर्मल एक्सपेंशन होता है या फिर थर्मल कंप्रेशन होता है। आप इंडिया में वो चीज नहीं देखिएगा कि सुबह सुबह पटरी छोटा पड़ गया। इंडिया में पटरी गर्मी के दिन में बड़ा होता है। ज्यादा ठंडा कंट्री में पटरी ठंडे के टाइम में और ज्यादा सिकुड़ जाता है। तो एक टेम्परेचर एक उसका प्रॉपर्टी है और एक नेचर ऑफ मटेरियल है कि किस मटेरियल से बना हुआ है। अगर हम प्लास्टिक का बनाएंगे तो अलग चीज होगा, जो कि लोहा का बनेगा तो वो अलग चीज उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स ट्रू। बोला है कि कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कौन सा चीज सही होता है। तो हम लोग सबसे पहला चीज है कि अगर कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसमें हीट सप्लाई जीरो होगा। देखते हैं। तो हीट सप्लाई पहला ही ऑप्शन है जो हम लोग का जिसमें हीट सप्लाई जीरो है। बाकी का ऑप्शन देखते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, ये बात बिल्कुल गलत है। थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन ये हो ही नहीं सकता है। वर्क डन एडियाबैटिक में जीरो कभी नहीं होता है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है आइसो कोरिक में, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ऑप्शन नंबर वन है इसका। नेक्स्ट है 44। दो सर्कुलर कॉइल है जिसका मैग्नेटिक फील्ड बी और टू बी दिया हुआ है एट देयर सेंटर विद द करंट आई एंड टू आई रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ रेडियाई हमको बताना है। रेशियो ऑफ रेडियाई कहाँ पे है, तो सेंटर पे हमको बताना है। तो बी क्या होता है, बी होता है एट सेंटर का हम बात कर रहे हैं। सेंटर होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। इससे हमको ये क्या पता चल रहा है कि बी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होगा आई के और अपॉन आर के। आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या क्या चेंज किए हैं, हमको रेडियस का ही रेशियो इसमें बताना है। यानी कि रेडियस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आई अपॉन बी के। तो अगर हम ले आर ए अपॉन आर बी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे करंट का रेशियो। तो दो सर्कुलर कॉइल है उसमें करंट है आई और टू आई। तो पहले वाले में आई है दूसरे वाले में टू आई है। अगर हम बी का बात करें तो पहले वाले का बी है, पहले वाले का बी नीचे आएगा दूसरे वाला का बी ऊपर आएगा जो कि है टू बी। तो बी से बी कट गया, आई से आई कट गया, टू से टू कट गया, यानी कि इसका रेशियो आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ बस हम लोग अगर इसका हम लोग रिलेशनशिप निकाल लेते हैं तो हम लोग को रेशियो निकालने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना रहता है। जिसका भी अगर आप फॉर्मूला याद है तो आपको वहाँ से रिलेशन आप इजिली निकाल सकते हैं। फिर आप रेशियो निकालना कोई बड़ा बात वहाँ से नहीं बचता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक एसएचएम का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताना है। तो एक बार आप ट्राई करिए, हम आपको 10-15 सेकंड का टाइम देते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार कम से कम रीड करिए ताकि जब हम इसको बताएं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगा, हाफ तो एक कांस्टेंट टर्म है, के एक कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका एक्स स्क्वायर के। क्यों ऐसा हम किए, क्योंकि ऑलरेडी एक टाइम का पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और हम लोग को पूछा है कि जब एम्पलीट्यूड का हम लोग हाफ करेंगे तो उस टाइम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जब एक्स था
तो एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पी डैश, वो प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। एक्स अब कितना हो गया, एम्पलीट्यूड का हाफ, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्स बाई टू का स्क्वायर। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का निकलेगा वो निकलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई फोर, ये पी डैश है, एक्स से एक्स यहाँ पे उड़ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग का न्यू आएगा वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का। तो पहले कितना था, 25 था, तो सर अब 4 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 25 इंटू 4 होगा जो कि आएगा 100। अब हो जाएगा 100 जूल का, ऑप्शन नंबर थर्ड। पहले जो 25 का था वो अब 100 का हो गया, कुछ नहीं हुआ, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एम्पलीट्यूड जैसे ही कम करेंगे तो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली, तो उसके उन लोगों के बीच में क्या क्या शेयर होता है। इलास्टिकली अगर कोलाइड कर रहा है यानी कि कोई भी तरह का डिफॉर्मिटी वहां पे नहीं होगा। डिफॉर्मिटी नहीं होगा तो यानी कि वहां पे कोई भी तरह का लॉस नहीं होगा। जब कुछ लॉस नहीं होगा तो हर चीज सिस्टम का कंजर्व रहेगा, चाहे वो मोमेंटम हो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, हर चीज वहां पे कंजर्व रहेगा। यानी कि बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ टोटल सिस्टम विल गेट कंजर्व, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेगा उस सिस्टम का।